Good morning students, I am Dr. Priyanka and I am going to start with a chapter number 8 NCERT CBSE Biology, that is Human Health and Disease. बच्चे अब अगर हम लोग नेक्स्ट यूनिट की बात करें, अभी तक हम लोगों ने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड एक मेन जेनेटिक एवोल्यूशन की जेनेटिक्स की यूनिट खत्म करी है, ठीक है। अब हम लोगों ने ह्यूमंस की बात करनी है इन दिस यूनिट। बेसिकली आपके इस यूनिट में 2 या 3 चैप्टर्स हैं। इस यूनिट में आप प्योरली ह्यूमन के हेल्थ के बारे में, उनके डिजीजेस रिलेटेड बात करेंगे, ठीक है। इस चैप्टर में बेसिकली यू आर डीलिंग विद डिजीज एंड द हेल्थ ऑफ द ह्यूमन बींग्स। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि क्वेश्चंस कि व्हाट इज हेल्थ, तो अगर मैं हेल्थ की बात करूं तो हेल्थ की हम लोग बात करते हैं कि हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। दिस इज द डेफिनेशन विच इज गिवन बाय WHO। क्या है ये? क्या मैं बोल रही हूँ? हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट सोशल, मेंटल, फिजिकल स्टेट ऑफ वेलबींग। दैट मीन्स वेलबींग का मतलब समझेंगे। वेलबींग का मतलब होता है कि कोऑर्डिनेशन प्रॉपर। हेल्थ का मतलब ये नहीं होता कि दैट यू आर फ्री ऑफ डिजीजेस, ठीक है। आज के टाइम पे ये सारी चीजें सोचना तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जब अगर मैं ये बात कर रही हूं यू आर फ्री ऑफ डिजीजेस, इफ यू आर फ्री ऑफ डिजीजेस दैट आर यू हेल्दी पर्सन? नो। शुरू में जब हम लोगों का टाइम पीछे 5-10 साल पहले या लेट अस सपोज 20 इयर्स पहले हम लोग चले जाते हैं, और अगर हम 20 इयर्स पहले जा रहे हैं और अगर हम सोच रहे हैं 20 साल पहले की बातें, तो क्या हम लोगों के ग्रैंडफादर कहते थे कि हम लोग बीमार हैं। क्या बीमार हो? पेट में दर्द हो रहा है, उल्टियां आ रही हैं, फीवर हो रहा है, सर में दर्द हो रहा है, ये वो बीमार थे। आज हम लोग ऐसे नहीं है। हमें ना सर में दर्द है, ना हमें पेट में दर्द है, ना हमें ये है। हम लोग मेंटली बीमार हैं, हम लोग साइकोलॉजिकल बीमार हैं, हम लोग हेल्थ वाइज बीमार हैं। इन स्पाइट ऑफ वी आर फ्री फ्रॉम एवरी डिजीज। क्यों? ऐसा क्यों है? क्या हम हेल्दी हैं? हम तो हेल्दी हुए क्योंकि हमारे को तो कोई डिजीज है ही नहीं, फिर हम हेल्दी क्यों नहीं है? सो बेटे हेल्थ की बहुत सारी डेफिनेशंस आई, ठीक है। आपके पहला पेज एनसीईआरटी का यही बता रहा है कि हेल्थ की बहुत अनेक डेफिनेशंस आई। शुरू में मॉडिफिकेशंस होती गई हेल्थ के बारे में, डिस्कशन जैसे जैसे आया। लेकिन अब उस डिस्कशन में ये सामने आया कि हेल्थ सिर्फ डिजीज रिलेटेड टर्म नहीं है कि अगर आपको डिजीज है या आपको डिजीज नहीं है उसके बेसिस पे आप ये बताओ कि हेल्थ क्या है या हेल्थ क्या नहीं है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? उससे रिलेटेड नहीं बता सकते कि हेल्थ क्या है या हेल्थ क्या नहीं है। हेल्थ इज अ वाइड टर्म विच कंप्राइजेस ऑफ सेवरल फैक्टर्स एंड दोज फैक्टर्स आर लाइक योर सोशल well-being state, your mental well-being state and your physical well-being state. You should be physically fit, you should be mentally fit and you should socially fit. Now how that is possible that you are mentally fit, you are physically fit and you are socially fit? What does that mean? This means कि mental fit के लिए, physical fit की अगर मैं first of all बात करूं तो physically fit का मतलब है आपको कोई रोग नहीं होने चाहिए। रोग का मतलब है आपको कोई डिजीज नहीं होनी चाहिए। अब चाहे तो वो डिजीज किसी ऑर्गेनिज्म से हो, ठीक है। डिजीज का मतलब क्या होता है? अगर मैं कह देती हूं डिजीज, तो डिजीज का मतलब क्या होता है? डिजीज इज अ स्टेट वेयर देयर इज एन इम्प्रॉपर फंक्शनिंग इन योर बॉडी दैट इज गोइंग ऑन। अब वो इनप्रॉपर फंक्शनिंग किसी भी डिजीज से हो सकती है, मेंटल डिजीज से, किसी पॉजिटिव ऑर्गेनिजम्स के अफेक्ट से, या किसी भी डिजीज से ये सारी चीजें हो सकती हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मुझे मच्छर ने काट लिया और मुझे मलेरिया हो गया। दिस इज अ डिजीज। मेरी बॉडी में जो प्लेटलेट्स हैं, ब्लड सर्कुलेशन है, वो बिल्कुल खराब हो गया एंड आई एम सफरिंग फ्रॉम वन अनदर। बहुत सारी चीजों से आई एम सफरिंग। मुझे डायरिया हो गया, वॉमिटिंग हो गई, आई एम इल, ठीक है। दैट इज आई एम इल, आई एम नॉट वेल, आई एम नॉट हेल्दी,
ठीक है, मेरी तो डेफिनेशन ही ये आ रही है दैट यू शुड बी फिजिकल, यू आर इन स्टेट ऑफ फिजिकल वेल बीइंग, ठीक है। एंड वेल क्यों नहीं बोला एंड वेल बीइंग क्यों बोला कि दैट यू आर फिजिकली फिट, ठीक है। तो मैं फिजिकली फिट नहीं हूं, मैं बीमार हूं, मुझे वीकनेस आ रही है। चलो ये तो हो गई डिजीज की बात। मेंटल वेलबींग की बात करती हूँ तो मेंटल वेलबींग क्या है भाई? अगर मैं मेंटल वेलबींग की बात करूं तो मेंटल वेलबींग का मतलब है क्या मुझे कोई स्ट्रेस है। अब पहले की बातें अगर मैं करूं फ्रॉम आर 10 to 20 years ऑफ जनरेशन, तो स्ट्रेस कंडीशंस की बात करूं सो देयर विल बी नो स्ट्रेस एज सच, ठीक है, कोई स्ट्रेस नहीं होता था। ऐसे स्ट्रेस होते थे उन लोगों को। द लाइफ स्टाइल ऑफ द पीपल जो 20 साल पहले था या 15 साल या 30 साल पहले था, विच इज मोर लाइट। नाउ इन टूडेज एरा the world is full of competition, and for your survival you have to run fast, and in running fast we are losing our mental health. आजकल 15 साल के, 14 साल के, 18 साल के बच्चों को मेंटल एंजाइटी है। Why? They have seen so much abuse around us. They have seen so much things which are not necessarily are causing their mental impairment. For example, एक बच्चा है, उसका एक दिमाग है, उसके दिमाग में एक थॉट आना चाहिए कि मुझे चॉकलेट खानी है, मुझे चॉकलेट खानी है, सिंपल सी बात है। सो वो अपने मम्मी पापा के पास जाके बोलता है मुझे चॉकलेट खानी है। तो उसकी मम्मी सिंपली सी जो भी बोलेगी आंसर, उसको उस चीज का फर्क नहीं पड़ता, सिंपल सी वो बोलता है मुझे ये चीज चाहिए तो चाहिए, खत्म। अब चाहे वो हाँ करे चाहे ना करे। पहले ये होता था कि अगर एक बच्चे को चॉकलेट खानी है सो इट गॉट टू हिज पेरेंट्स एंड सेड कि आई वांट टू ईट चॉकलेट। नाउ मेंटल एंजाइटी वाले केसेस में क्या होता है, या हम लोग कह रहे हैं कि हमारी मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब है, या हम लोग ने कभी मेंटल हेल्थ पे डिप्राइव नहीं है, वो बच्चा मम्मी से जाने से पहले ही इन बिटवीन बहुत 4-5 थॉट्स उसके मन में आते हैं। सोचता है वो कि मम्मी इस बात पे क्या रिएक्शन देगी कि मुझे चॉकलेट खानी है, डांटेगी तो उस हिसाब से बात बोलूं, हाँ बोलेगी तो उस हिसाब से झूठ बोल के बात करूं, वैसे बोलेगी। मतलब उसका मेंटल स्टेटमेंट क्या है, ही हैड समराइज्ड 4 से 5 थॉट्स इन अ वे। Are you getting my point? Let us suppose, ये तो चलो एक छोटे बच्चे की बात होगी, मैं तो शुरुआती दौर बता रही हूं कि आज की जनरेशन का जो मेंटल वेलबींग है वो कितना डिस्टर्ब्ड है। इसमें एक चीज और आती है, फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर सफरिंग फ्रॉम डिप्रेशन। डिप्रेशन का पहले के जमाने में मतलब होता था उदास रहता है 24 घंटे, दुनियादारी से बातें नहीं करता, 24 घंटे आइसोलेटेड में रहता है, ठीक है, ये सिम्टम्स सही हैं। बट अगर मैं आज का डिप्रेशन की बात करूं कि वील गोना डिस्कस द डिप्रेशन इन फर्दर डिटेल्स इन केस ऑफ द मेडिकल टर्म इन दिस चैप्टर। अगर मैं डिप्रेशन की बात करूं तो क्या ये डिप्रेशन का सिम्टम्स जो पहले जमाने में लोग मानते थे आज के जमाने में भी सेम है? अगर एक आदमी खुश नहीं है तो क्या उसको डिप्रेशन है? नहीं। डिप्रेशन इज अ मूड स्विंग, एक मूड स्विंग है डिप्रेशन। जैसे अभी मैं खुश हूं, अभी मैं बहुत खुश हूं, मुझे डिप्रेशन है, क्या मेरे को, मैं तो हमेशा खुश रहती हूं। जरूरी नहीं है कि आप हमेशा खुश रहें या आप हमेशा उदास रहें। कभी डिप्रेशन एक स्टेट ऑफ माइंड है जिस समय दिमाग कभी तो बहुत खुश होता है, कभी तो बहुत एक्साइटेड होता है कि मैं ये भी कर लूं, वो भी कर लूं, ऐसा कर लूं, वैसा कर लूं, बहुत सारे थॉट्स होते हैं उसके दिमाग में। और कभी वही दिमाग एकदम से, मतलब फॉल डाउन ऑफ थॉट्स, देखिए कि अभी 5 मिनट पहले वो बंदा कह रहा था कि मैं बहुत खुश हूं, एंड विद इन 10 to 15 सेकेंड्स 15 मिनट्स ही से कि मेरे को तो जीना ही नहीं है, मुझे तो मरना है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? कभी आप पार्टीज में बहुत खुश रहते हैं, कभी आप उसी पार्टी में 20 से 25 मिनट्स में एक स्टेट ऑफ डॉर्मेंसी में चले जाते हैं कि नहीं, मुझे तो ये इंजॉय भी नहीं करना। ऐसा क्यों है? बिकॉज ऑफ आवर सोशल एनवायरमेंट वी आर लिविंग इन। हम लोग एक हिपोक्रेटिक वर्ल्ड में रहते हैं आज के स्टेट में ज्यादा, ना कि हम लोग एक एक्चुअल चीज में रहते हैं।
हम लोग दूसरों के लिए ज्यादा सरवाइव करते हैं और अपने लिए कम सरवाइव करते हैं। दैट मीन्स हम लोग दूसरों को दिखाने के लिए वो काम ज्यादा करते हैं, ना कि अपने लिए। दैट्स वाई मोस्ट ऑफ द पीपल आर लिविंग इन द केसेस ऑफ डिप्रेशन। अब मैं बात करूं सोशल वेलबींग की, तो सोशल वेलबींग से क्या मतलब समझ में आता है? सोशल वेलबींग का मतलब क्या मेरा बिहेवियर अपने सोशल एनवायरमेंट में एक सूटेबल है। आजकल अगर मैं बिहेवियर की बात करूं तो वेरी गुड, माय बिहेवियर एंड मैक्सिमम पीपल ऑफ बिहेवियर इज वेरी फाइन, इज वेरी गुड, यू नो। बट अगर मैं बात करूं सोशल बिहेवियर, क्या मेरा बिहेवियर उनके साथ शिष्टाचार का होना चाहिए? क्या यही सोशल वेलबींग है? नो, दिस इज नॉट द हेल्थ। हेल्थ इज राइट माय बिहेवियर विद पीपल, विद सोसाइटी इन दैट मैनर कि मेरे थॉट्स कंस्ट्रक्टिव रहे, ना कि डिस्ट्रक्टिव रहे। और मेरे थॉट्स तभी कंस्ट्रक्टिव रहेंगे जब मेरी हेल्थ सही होगी और जब मेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट मेंटल हेल्थ सही रहेगी। ये नहीं है कि कोई इंसान बहुत बड़ी पोस्ट पे है, सुपरस्टार है, आईएएस ऑफिसर है, कोई सिंगर है, व्हाटएवर, ही हैज अ सेलिब्रिटी एंड ही इज परफेक्ट, उसको तो कोई बीमारी हो नहीं सकती, उसको तो डिप्रेशन जैसी मेंटल हेल्थ की कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती। इट इज नॉट लाइक दैट। मेंटल हेल्थ शुड बी कि आपके ब्रेन में, आपके दिमाग में बैलेंस होना चाहिए हर थॉट का, हर इमोशन का। अगर आप उदास हैं तो आपका वो बैलेंस रहना चाहिए कि उसी टाइम पे आप ये सोच सकते हैं कि नहीं, मेरा दूसरे परसेप्टिव्स भी हैं उसको डील करने के लिए, एंड यू हैव अ बैलेंस ऑफ थॉट्स। एक टाइम पे आप बहुत बीमार, एक टाइम पे बहुत डिप्रेशन में है, एक टाइम पे बहुत खुश हैं, एक टाइम पे लड़ रहे हैं, एक टाइम पे बिल्कुल शांत बैठे हैं। सो देयर इज द कन्फ्लिक्ट ऑफ थॉट्स विच इज गोइंग थ्रू, एंड इट इज द रीजन ऑफ द environmental and social things that we are living in. So this is the definition which is given by the modified definition which is given by WHO, and in this definition the mental health, physical health and the social behavioral health is equally important, that if you say that you are in the state of healthy well-being. अब अगर मैं एक डिजीज की बात करूं तो डिजीज आपको मैंने अभी बताया, जैसे कि अब डिजीज कैन बी ऑफ एनी टाइप। अगर आपको किसी जानवर ने काट लिया, कुत्ते ने काट लिया, तो आपकी बॉडी में कुछ ना कुछ इम्प्रॉपर चेंजेस हो रहे हैं जिसको आप डिजीज कह रहे हो। अगर आपको कैंसर है तो कैंसर आपके किसी न किसी कारण से आपके बॉडी में कैंसरस सेल्स ने मेटाफेजिक चेंज हो गए हैं तो आपको कैंसर है। कोई पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म ने काट लिया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपके अंदर चला गया, आपको डेंगू हो गया, वो भी एक तरीके का डिजीज है। ये डिप्रेशन, एंजाइटी, आप पब्लिक में जा रहे हो, आपको डर लग रहा है बात करने में, आप पब्लिक में जा रहे हो, आप ड्रामा करने का मन कर रहा है किसी का, मतलब एक लोगों की पर्सनालिटी जो मेंटल एंजाइटी से रिलेट करते हैं उनका तो ये हो जाता है कि वो जीत करते ही ड्रामा है, वो एक्चुअल चीज करते ही नहीं है कभी भी। दे ऑल डू अ ड्रामा, दे ऑल डू अ ड्रामा इन अ वे कि उनकी जो एक्चुअल पर्सनालिटी है विच इज डिफरेंट फ्रॉम देयर ड्रामेटिक पर्सनालिटी। सो दिस इज नॉट हेल्दी स्टेट। अगर मेरा बिहेवियर कंस्ट्रक्टिव नहीं है, अगर मेरे बिहेवियर डिस्ट्रक्टिव है, तोड़ दूं, उसका बुरा कर दूं, ऐसा कुछ उसका बर्बाद कर दूं, कुछ ऐसा कर दूं, सो दैट इज ऑल्सो माई स्टेट इज नॉट हेल्दी। वी हैव टू थिंक दैट दिस स्टेट ऑफ, इफ एवरी स्टेट, देयर आर मेनी परसेप्टिव्स, अगर ये सारी चीजें हैं तो हम लोग उसको हेल्थ नहीं बोलेंगे। अब अगर मैं डिजीजेस की बात करूं तो डिजीजेस में मेरे बहुत सारे कंपोनेंट्स आते हैं। अब ये डिजीजेस की शुरुआत किसने करी, ये डिजीजेस को किसने बोला कि ये सारी डिजीजेस है? डिजीजेस से पहले हम लोग कुछ सिम्टम्स की बात करते हैं। अभी जैसे मैंने मेंटल हेल्थ के कुछ सिम्टम्स बताए कि मुझे पता कैसे चलेगा कि मुझे डिप्रेशन है, या मुझे पता कैसे चलेगा कि मुझे कोई मेंटल बीमारी है, या मैं सीजोफ्रेनिक हूं, या मुझे मेंटल एंजाइटी है, मेरे बेनेचर से, मेरे बिहेवियर से, ठीक है। या मुझे पता कैसे चलेगा मुझे फीवर है, ऑब्वियसली आपका टेम्परेचर हाई होगा बॉडी का, दैट्स हाउ यू विल गेम टू नो दैट यू आर हैविंग अ फीवर। इन द सेम वे मुझे पता कैसे चलेगा मुझे इन्फ्लुएंजा है। सो ये मुझे पता कैसे चलेगा, उसका आंसर ये है कि सिम्टम्स। देयर इज अ टर्म्स कॉल्ड सिम्टम्स विच वी टॉक इन अ मेडिकल टर्मिनोलॉजी कि सिम्टम्स क्या होते हैं। सिम्टम्स होते हैं बच्चे वो रिएक्शंस, वो प्रतिक्रियाएं जो एक बॉडी
एक बीमार व्यक्ति तब देता है जब उसको ये रियलाइज होता है कि जब उसकी बॉडी को ये लगता है कि दैट देयर इज समथिंग विच इज नॉट प्रॉपरली फंक्शनिंग इन द बॉडी, चाहे वो मेंटली हो, चाहे वो फिजिकली हो, चाहे वो सोशली हो। फॉर एग्जाम्पल, अब मैं फिजिकली टर्म पे आती हूं, मुझे फीवर है, तो आपकी बॉडी में आपको फीवर है, तो फीवर का मतलब है आपका टेम्परेचर हाई है, आपको नाक में से ब्लड आ रहा है, आपको नाक नोजिया है, ठीक है, वॉमिटिंग हो रही है, आपको खांसी हो रही है। तो ये क्या सारी चीजें हैं? आपको किसी ऑर्गेनिजम्स के आपकी किसी ऑर्गेनिजम्स के अंदर है आपके, या आपको कोई और रीजन है? तो अगर मैं इसकी बात करूं तो ऑर्गेनिजम्स आपकी बॉडी में कुछ नहीं कर रहे हैं। दीज आर द सिम्टम्स, दीज आर द सिग्नल्स विच योर बॉडी इज प्रोवाइडिंग यू, कि आपकी बॉडी में वायरस आ गया है, आपकी बॉडी में बैक्टीरिया आ गया है, आपकी बॉडी में ये डिजीज है, आपकी बॉडी में वो डिजीज है, इससे बचो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आपकी बॉडी में ये सारी चीज है, आपकी बॉडी में वायरस है, इससे बचो। मैं अपना काम, द बॉडी इज डूइंग इट्स ओन वर्क्स इन इट्स ओन वे, बट side by side it is giving signals. In that signals it's pointing the specific terms, it is pointing the specific details कि yes, कि ये बॉडी में ये चीज है, ये बॉडी में ये चीज है, और अगर ये सारी बॉडी में ये चीजें है, so just club it up and there is something which is not proper, which is not normal in the body. तो सिम्टम कोई बीमारी नहीं है, सिम्टम्स एक सिग्नल्स हैं जो कि बॉडी तब देती है जब देयर इज नॉट प्रॉपर इन द बॉडी. Okay, the functioning of the body is not proper in a way. Then the body is releasing and then the body is giving some symptoms. And those symptoms are only कि आपको बता सके कि आपकी बॉडी बीमार है. In any cases of mental हो गया, physical हो गया, social हो गया. अगर मैं mental की बात करती हूँ तो ये जो बॉडी है यही आपको सिम्टम्स दे रही है कि आप उदास हैं, आप डिप्रेशन में हैं या बहुत ज्यादा खुश हैं. तो यही सारी बातें आपको बॉडी बता रही होती है इन वन अदर वे. तो अपार्ट फ्रॉम द चैप्टर नाउ, अगर मैं बेसिकली बात करूं इसी की कि हेल्थ इज अ वेरी फ्रिक्वेंट इन एवरी डे, यही सारी बातें जो मैंने अभी आपको बताई यही सारे हैं. तो अगर मैं हेल्थ की बात कर रही हूं बच्चे, तो हेल्थ का मतलब यही है कि आपका सोशल, मेंटल, फिजिकल, बिहेवियरल एनवायरमेंट शुड बी गुड. You should eat healthy, you should think healthy, you should think in a constructive manner. And in today's era, आजकल के युग में ये सारी चीजें समझनी, whether you are a student, sorry, I'm sorry. हाँ जी. तो if you are a student, okay, and this now it's a time that you are dealing with many stressful conditions. स्ट्रेसफुल कंडीशंस में आप बहुत ज्यादा डील कर रहे हैं. आपको प्रेशर है बोर्ड का, कंपटीशन का तो है ही ऑब्वियसली कि ये ईयर के बाद यू विल हैव टू गिव योर एंट्रेंस एग्जाम्स. And in that entrance exams you have to qualify to give to take admission in good medical colleges and good colleges as well. So ये जो competition है बेटे, and that fear of entrance exam and then pressure of CBSE board कभी कहीं ना कहीं आपके बॉडी को, चाहे आप मानो चाहे मत मानो, आपकी एफिशिएंसी को डिक्रीज करता है. आई नो ये प्रेशर में भी सोसाइटी का हो सकता है, पेरेंट्स का हो सकता है, टीचर्स का हो सकता है, इन्फ्लुएंशियल हो सकता है, इट कुड बी एनीथिंग. बट ये जो आपका प्रेशर है, द स्ट्रेस इन योर माइंड, आगे क्या होगा, एंड ये आगे क्या होगा वाली फीलिंग, इट विल क्रिएट मेनी ऑफ द सेपरेट थॉट्स इन योर माइंड्स. And if you have that stress in your mind, ki what you're going to do in the board exams,
and your preparation is going through and you're not, you'll give your 100% preparation in the exams. Just let it be कि क्या होगा या क्या नहीं होगा या किस कॉलेज में एडमिशन मिलेगा या नहीं मिलेगा, जस्ट लेट इट बी. ऑब्वियसली टारगेट सेट करना इंपॉर्टेंट होता है, बस उस टारगेट को सेट करके उससे डरना, that is not the healthy manner to achieve your goal. First of all, so if you are in a state of health, you have a balance of your diet, you have a balance of your physical state, that you should not be your body, that your body organs, that your system is performing a well doing, your system is capable of having that your system, your body is like that your body is like a system which should be capable to support your thoughts. अगर आपने एक टारगेट बना रखा है कि मुझे डॉक्टर बनना है, तो उस डॉक्टर बनने में आपके पेरेंट्स मदद कर रहे हैं, आपके टीचर्स मदद कर रहे हैं, आपके सारे लोग मदद कर रहे हैं आपकी, बट इम्पोर्टेंटली आपको खुद की भी अपनी मदद करनी है. एंड देन हाउ, ये नहीं कि सारे मदद कर दें और उस टाइम पे आप बीमार हो जाओ और उस टाइम पे आप लोग, आपकी बॉडी, आपका सिस्टम आपका साथ ही ना दे, आप हाथ उठाने के, पेपर पेन पकड़ने के भी ना रहो. सो इट्स इम्पोर्टेंट दैट मैं एज अ डॉक्टर, एज बीइंग अ डॉक्टर, अपने स्टूडेंट्स से हमेशा बात करती हूँ कि स्टेट ऑफ हेल्थ इज नॉट ओनली यू हैव कि आपको कोई बीमारी ना हो, वो भी किसी पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म से. स्टेट ऑफ हेल्थ मीन यू हैव अ बैलेंस बिटवीन योर मेंटल, फिजिकल, सोशल बिहेवियर. आपको इतना ही लोगों से बात करना, अपने आप को एक्सप्रेस करना चाहिए जितना आप बचपन में किया करते थे अपने पेरेंट्स के साथ. यू जस्ट नीड टू टॉक टू देम, यू जस्ट नीड टू कन्विंस देम. क्योंकि जितना आप थॉट्स को मैनिपुलेट करोगे, जितना थॉट्स को आप अपने अंदर रखोगे, उतना आपका मेंटल प्रेशर बढ़ जाएगा. और जब मेंटल प्रेशर बढ़ता रहता है, तब देयर विल बी नो अदर थॉट्स. लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है ना कि अगर अंदर का प्रेशर ज्यादा हो जाएगा, दिस इज अ आइसोलेटेड सिस्टम, और वो प्रेशर आप ऐसे ही नहीं निकाल सकते. उस प्रेशर को निकालने के लिए यू जस्ट नीड टू फ्री द थॉट्स जो आपके माइंड में प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं. और वंस यू रिलीज फ्रॉम दोज थॉट, योर एफिशिएंसी लेवल विल बी ऑटोमेटिकली हाई. सो इन दैट केस हेल्थ के 3 कंपोनेंट्स की बात है, एंड 3 कंपोनेंट्स इज द मेंटल, सोशल एंड द फिजिकल एंड द बिहेवियरल थिंग. ठीक है. सो इफ आई हैव टॉक्ड अबाउट हेल्थ, so health has 3 components. social, जिसमें आपके बिहेवियरल आ जाते हैं, ठीक है, मेंटल, जिसमें आपके इमोशनल एंड थॉट्स आ जाते हैं, फिजिकल, जिसमें आपका सिस्टम या बॉडी आ जाती है. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट आ गया आपका सिम्टम. अगर मैं सिम्टम बोलूं, सो इट्स अ सिग्नल which is an indicator of the body to let know about improper functioning of organs, system, or due to causative organism. ठीक है. So this is a symptom. Now अब let's deal with some common diseases. अब हम लोग उन diseases की बात करते हैं जिससे हम लोग commonly रहते हैं. फॉर एग्जाम्पल सीजन चेंज हो गया, हम लोगों को एलर्जिक हो गई. एलर्जी कैसे होती है?
कॉमन कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, टाइफाइड, जॉन्डिस, दीज आर सम ऑफ द कॉमन डिजीजेस जो हम लोग आज की डेट में, आज ना कल नहीं तो हर दूसरे इंसान को, फॉर एग्जाम्पल अभी एक हर साल ऐसा होता है, चाहे समर्स हो, रेनी सीजन हो, विंटर्स हो, वायरल फीवर चला हुआ है आजकल, तो बहुत कॉमन लाइन है, वायरल फीवर चला हुआ है। वायरल फीवर के सिम्टम्स क्या हैं? फीवर हो रहा है, सबको नाक में प्रॉब्लम हो रही है, सबको थ्रोट में प्रॉब्लम हो रही है, थ्रोट इन्फेक्शन भी है, आई इन्फेक्शन भी है, ईयर इन्फेक्शन भी है। और ये आप लोग देखोगे ना कि आजकल हाँ वायरल फीवर चला हुआ है। वायरल फीवर चला हुआ का क्या मतलब है? एक इसको है, दूसरे को है, दूसरे को है, तीसरे को है, तीसरे को है, दैट मीन्स अ ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन इज सफरिंग। अगर घर में किसी एक को है तो वो सबको हो जाएगा थोड़े दिनों में। दैट मीन्स ये चला हुआ का मतलब ये है। और वो चला हुआ का मतलब ये कैसे है, तो उसके बारे में हम डिटेल करेंगे कि अगर मैं कॉमन डिजीजेस की बात कर रही हूं, तो अगर मैं कॉमन डिजीजेस की बात कर रही हूं तो कॉमन डिजीजेस सबसे पहले मुझे टर्म देखना पड़ेगी कि ये डिजीज, कॉमन डिजीज मेरे कैसे होते हैं। कॉमन डिजीज की अगर मैं बात करूं तो एक रोल आता है पैथोजेंस का। पैथोजेंस क्या होते हैं? पैथोजेंस दे क्रिएट पैथोजेनिक कंडीशन inside the body। ठीक है, and pathogens are bacteria, viruses, fungi, प्रोटोजोन्स, हेलमिंट्स। हेलमिंट्स क्या होते हैं बच्चा? वॉर्म। ठीक है, वॉर्म्स। बैक्टीरियल पैथोजेंस। पैथोजेंस का मतलब होता है इन्फेक्शियस एजेंट्स या इन्फेक्शियस, या इसको ऐसे लिख लो, इन्फेक्शन कैरियर्स। ठीक है, जिसको आप बैक्टीरियल इन्फेक्शंस के नाम से बोल देते हो। नेक्स्ट आ जाता है वायरोलॉजी या वायरल पैथोजेंस, जिनमें आप बोल देते हो, जिनमें वायरसेस आपके पैथोजेंस कहला देते हैं। पैरासाइट्स, जिसमें आप पैरासिटोलॉजी में पढ़ते हो या आप बैक्टीरियोलॉजी में पढ़ते हो। ठीक है, पैरासिटोलॉजी में आप ऑल पैरासाइट्स जैसे मस्कीटोस, हेलमिंट्स या कोई और एक्सेट्रा। फिर आप बात करते हो वायरोलॉजी, बस फिलहाल अभी इतना ही। ये सारी बातें करते हो आप डिफरेंट में कि बेसिकली ये सारे आप सेकेंड ईयर ऑफ एमबीबीएस में भी पढ़ेंगे अपने। बैक्टीरियोलॉजी, वायरोलॉजी एंड पैथोलॉजी, वेयर यूल इन्वेंट
or you'll study the pathogenic conditions by these organisms. अभी भी पढ़ोगे बट इतना डिटेल में नहीं पढ़ोगे, ठीक है. अभी सिर्फ आप ऊपर ऊपर इनके बारे में नॉर्मल चीजें पढ़ोगे जो आपको भी एनसीईआरटी में गिवन है, ठीक है. सो इनको क्या देते हैं, दे कैन कॉज द इम्प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी. ये जितने भी बैक्टीरियाज हो गए, वायरसेस हो गए, पैरासाइट्स हो गए. अच्छा, एक और है जिसको आप बोलते हो माइकोलॉजी, दैट इज फंगल इन्फेक्शंस या कॉजेटिव ऑर्गेनिजम्स इज बाय फंजाई, डिफरेंट स्पीशीज ऑफ फंजाई, ठीक है. इनके बारे में बेसिकली आप बातें करेंगे अभी. तो अगर अब मैं बात करूं, फर्स्ट ऑफ ऑल ये वो ऑर्गेनिजम्स हैं जो दे हैव दैट कैपेबिलिटी ऑफ कॉजिंग अ डिजीज. दैट मीन्स दे कैन मेक योर बॉडी, दे कैन हैम्पर योर बॉडी टू वर्क प्रॉपर. आपकी बॉडी एक सहज सही तरीके से काम करे, सो उसको ना काम करने देने की क्षमता रखने वाले ये ऑर्गेनिजम्स हैं. Hence they are called as pathogens, that means infection causing organisms या infection carriers, ठीक है. Infection causing organisms, yeah, these are the kind of infections which you will suffer in one or other season, daily or in one or another way, ठीक है. अब सबसे पहले मैं बात करती हूँ कि ये पैथोजेंस, अच्छा पैथोजेंस की सिम्टम्स की डिजीज की शुरुआत कैसे हुई. Who were the scientists who came up with an idea that they are called pathogens and इनसे जो होते हैं वो infectious disease कहला जाते हैं, and उनका treatment क्या है, what you're gonna have a treatment. तो बेटे सबसे पहले एक causative organism जिससे वो स्पेसिफिक डिजीज हुआ है उसको कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म बोलते हैं. तो कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म एक है जिसका सैल्मोनेला टाइफी. इट्स अ पैथोजेनिक बैक्टीरिया जो कि कॉज करता है टाइफॉइड. सिम्टम्स क्या हैं इसके, फीवर, कफ, चिलीनेस, बॉडी फटीग, स्टिफनेस इन जॉइंट्स, हाँ, टाइफाई, Salmonella typhi enters in small intestine ठीक है, causes fever, raising high temperature of body 39 डिग्री to 40 डिग्री सेल्सियस तक. इसमें इस कंडीशन में स्टमक एक, पेन, बॉडी पेन, हेडेक, लॉस ऑफ एपेटाइट, कॉन्स्टिपेशन, ठीक है. स्मॉल इंटेस्टाइन से, दिस इज अ बॉडी ऑर्गन, अनदर ऑर्गन तक जाने के लिए, लेट अस सपोज लिवर, ब्लड के थ्रू ट्रैवल करता है, ठीक है.
डायग्नोस्टिक सिम्टम्स, एक होते हैं कॉमन सिम्टम्स, एक होते हैं डायग्नोस्टिक सिम्टम्स। कॉमन सिम्टम्स का यही हेडेक, फीवर, वॉमिटिंग, कॉन्स्टिपेशन एंड ऑल दैट स्टफ। डायग्नोस्टिक के लिए जो डायग्नोस के बाद टेस्ट वगैरह करवाते हैं उसके बाद आपको पता चलते हैं। तो डायग्नोस्टिक सिम्टम्स में इट इज इंटेस्टाइनल परफोरेशंस। इंटेस्टाइनल परफोरेशंस का मतलब होता है, फॉर एग्जाम्पल ये आपका इंटेस्टाइन है, लचीली होना, दैट मीन्स जो इंटेस्टाइन्स की स्टिफनेस है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक रबर बैंड है, ये एक रबर बैंड है, ठीक है, ये इतना खींच सकते हो, धीरे धीरे बाद ये स्टिफ हो के ढीला हो जाता है, ठीक है। सो वो हमारी इंटेस्टाइन्स में एक टाइप की स्टिफनेस है, और स्टिफनेस खत्म होने के बाद वो लचीली हो जाती है, उसको कहते हैं इंटेस्टाइनल परफोरेशंस या इंटेस्टाइनल चेंजेस। इसका डायग्नोस्टिक कंफर्मेटरी टेस्ट विडाल टेस्ट, ठीक है। डायग्नोस्टिक कंफर्मेटरी टेस्ट इज अ विडाल टेस्ट। सबसे पहले मैरी मलोन, जिसको टाइफॉइड मैरी बोला गया, जो एक कुक थी इन हाउस, वो उसे ये बीमारी थी, वो उसको ये डिजीज थी कॉल्ड टाइफाइड, ठीक है। उसके कफ और स्नीज की जो ड्रॉपलेट्स थी वो खाने में गिरती थी, कंज्यूम्ड बाय फैमिली जिन घरों में वो खाना बनाती थी, और उन घर के सारे फैमिली मेंबर्स फॉल सिक। तब जाके पता चला कि जो मेन मीडियन है, जो कि मैरी के थ्रू ये सारे जो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म था, इसने एक घर को, दूसरे घर को, तीसरे घर को, चौथे घर को, तीनों घरों में, मतलब जितने भी घरों में वो कुक थी उनके पूरे घरों में उनको हो गया था, ठीक है। सो हाउ दिस फीवर ट्रैवल या स्प्रेड, ठीक है, हम जिसके भी कांटेक्ट में आते हैं, इट्स एन कम्युनिकेबल डिजीज। कम्युनिकेबल डिजीज का मतलब है कि जिसके कांटेक्ट में, जिसका खाना वो प्रिपेयर किया करती थी, जब वो स्नीज करती थी, वो कफ करती थी, वो टच करती थी खाने को, उसके थ्रू वो जो ड्रॉपलेट्स के थ्रू द वायरल इन्फेक्शन, द बैक्टीरियल इन्फेक्शन खाने में जाके उन लोगों के अंदर, बॉडी के अंदर जाता था, और उसके बॉडी के अंदर जब जाता था तो वो सारे बीमार हो गए थे। तब उसके बीमार होने के बाद ये पता चला था द कुक कॉल्ड मैरी, जिसको टाइफाइड मैरी का ही इसीलिए नाम दिया गया था, वो बीमार थी, उसको टाइफाइड था। और फर्स्ट उस टाइम पे ये विडाल टेस्ट, जो कि क्लासिक डायग्नोस्टिक टेस्ट उस टाइम पे किया था, उससे पता कंफर्म किया गया था कि यस शी इज इन अ डिजीज। एक डिजीज है न्यूमोनिया, जिसका बैक्टीरिया पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है, और इसका नाम है स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया एंड हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। हीमोफिलस का मतलब हीम लविंग,
एंजा का मतलब इन्फेक्शन, ब्लड में जो इन्फेक्शन होता है, ठीक है। इसके सिम्टम्स थे फीवर, कफ, स्नीज, म्यूकल ब्रोंकाइटिस, tracheal and throat pain. Basically it infects air sac or alveolar spaces of lung, जिस कंडीशन को न्यूमोनिया कहा गया। कम्युनिकेबल है, स्नीजिंग ड्रॉपलेट से स्प्रेड होता है, ठीक है। कम्युनिकेबल डिजीज है अगेन, ठीक है। और ऑब्वियसली ग्लास शेयर कर लिया, किसी को प्रॉब्लम हो गई, यूटेंसिल्स शेयर कर लिए, झूठा कुछ खाना खा लिया तो उससे भी हो जाएगा। नेक्स्ट इज जो बहुत ज्यादा कॉमन है, जिसको आप बोलते हो, इतना कॉमन है कि उसका नाम भी कॉमन कोल्ड है, दैट इज अ कॉमन कोल्ड और इन्फ्लुएंजा, ठीक है। इट्स अ causative organism that is a rhinovirus. It's a viral infection, it's not a bacterial infection, it's a viral. Influenza का मतलब होता है viral infection, ठीक है। इसमें nose and रेस्पिरेटरी एलिमेंट्स दिखाई देती हैं। नेजल सेप्टम, म्यूको नेजल चैनल, थ्रोट पेन, इन्फेक्शन या सोरनेस इन थ्रोट, ठीक है। और कफ वगैरह तो होते ही हैं, कफ हो गया, हेडेक हो गया, फीवर हो गया हल्का हल्का सा, बॉडी पेन हो गया, कभी कभी डायरिया भी हो जाता है। इन सम ऑफ द केसेस इट में भी डायरिया, ठीक है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, इसका इंक्यूबेशन पीरियड 3 to 7 days का होता है, ठीक है। मोस्टली दो चीजों से फैलता है, एक तो स्नीजिंग ड्रॉपलेट्स, दूसरा इन्फेक्शंस, ये डायरेक्ट है बाय माउस। माउस है घर में, उसने कुछ झूठा खाना कर दिया, इन्फेक्शन कर दिया, तो उसके थ्रू भी ये फैलता है। नेक्स्ट आ जाता है मलेरिया। Causative organism, प्रोटोजोन्स। मलेरिया मच्छर से नहीं होता,
मलेरिया मच्छर से नहीं होता। कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म इज ऑफ मलेरिया इज नॉट मच्छर। अगर आपने 11th क्लास में प्रोटोजोन्स की साइकिल पढ़ी हो तो मच्छर के अंदर लाइफ साइकिल ऑफ प्रोटोजोन में मच्छर के अंदर लाइफ साइकिल 2 में कंप्लीट होती है प्रोटोजोन की। एक होती है मच्छर के अंदर, एक होती है हम में अंदर, एक होती है मस्कीटो के अंदर, एक होती है हम में अंदर। सो मस्कीटो इज द कैरियर ऑफ प्रोटोजोन, इट इज नॉट द कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? प्रोटोजोन से मलेरिया होता है एंड इट इज द कैरियर ऑफ दिस कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म इज द मच्छर। इसमें सिम्टम्स कफ, कंजेशंस, फीवर, टायर्डनेस। इसकी प्रोटोजोन्स की 3 स्पीशीज होती है, लेकिन जिससे मलेरिया कॉज होता है उसको कहते हैं पी विवैक्स। इट इज द प्लाज्मोडियम स्पीशीज। इसकी 3 स्पीशीज होती हैं बेटे। प्रोटोजोन्स के अंदर आता है प्लाज्मोडियम, इसकी 3 स्पीशीज होती है, पी विवैक्स, प्लाज्मोडियम पी मलेरिये और पी फैल्सीचुरम। ये जो स्पीशीज होती हैं, दीज स्पीशीज आर नॉट वेरी कॉमन। एक और स्पीशीज होती है जिसे ओवेल कहते हैं, पी ओवेल, बट ये वाली स्पीशीज वो वाले ब्राजीलियन कंट्रीज में ज्यादा होती हैं, इंडिया में एज सच नहीं है। जो पी मलेरिया वाली स्पीशीज है वो मोस्टली इंडिया में है प्रोटोजोन्स की, जिससे मलेरिया होता है। कभी भी ये मत सोचना कि मलेरिया मच्छर से होता है, इट इज नॉट मस्कीटो। मच्छर, दैट इज अ मस्कीटो। मस्कीटो इज द कैरियर ऑफ प्रोटोजोइस इन्फेक्शन, दैट इज अ पी मलेरिया। तीनों स्पीशीज डिफरेंट टाइप्स के मलेरिया या फीवर कॉज करने में सक्षम है, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली इनका जो मैंने प्लाज्मोडियम मलेरिया या प्लाज्मोडियम विवैक्स या प्लाज्मोडियम फैल्सीचुरम क्यों बोला, क्योंकि बच्चे ये जो तीनों हैं प्रोटोजोन्स ही हैं, प्रोटोजोन्स की वैरायटी है, प्रोटोजोन्स के टाइप्स हैं, ये तीनों सक्षम हैं डिफरेंट टाइप्स के फीवर। कोई ब्लैक फीवर कॉज कर रहा है, कोई हे फीवर कॉज कर रहा है, कोई मलेरिया फीवर कॉज कर रहा है, सो इट इज डिफरेंट, ठीक है। So the cycle of different is different in each case. That means ये भी अलग है, वो भी अलग है, वो भी अलग है, and in both of the 3 things, there the large variety of things is it is not कि सेम ही फीचर्स होंगे तीनों के अलग अलग हैं। अगर प्लाज्मोडियम मलेरिया की बात कर रही हूँ तो प्लाज्मोडियम मलेरिया में मलेरियल फीवर इन्फेक्शन ही कॉज होगा, ना कि कोई और। अच्छा, इसके सिम्टम्स क्या होंगे अब? फीवर कैसे होगा? मेनली फ्यूरियस एट नाइट। वाई? जो मलेरिया, जो प्रोटोजोन्स होते हैं, प्रोटोजोआ होता है, वो ब्लड कॉर्पसल्स में प्रेजेंट होता है, ठीक है। हर 24 आवर्स में बॉडी आरबीसीज, न्यू आरबीसीज बोन मैरो में जाते हैं और न्यू और डिस्ट्रॉय हो जाते हैं पुराने वाले।
और उनकी फिल्ट्रेशन होती है। जैसे फिल्टर एक्वागार्ड लगा रखा होगा ना घर में, फिल्टर पानी पीते हो, तो ऐसे ब्लड में, ब्लड को फिल्टर करता है बोन मैरो। ठीक है, अब अगर ब्लड के अंदर ये प्रेजेंट है प्रोटोजोआ और वो फिल्टर के लिए जा रहा है तो वो तो मार देगी बोन मैरो तो उसको। तो क्या करता है ये, तो आरबीसीज को फिल्टर होने से पहले ही आरबीसीज में बैठे हुए को रैप्लिकेट कर देता है। और जब ये रैप्लिकेट कर रहा होता है तब एक स्पेसिफिक टाइम पे करना होता है, और वो मोस्टली नाइट का टाइम होता है। जब ये जो फीवर होता है सुबह के टाइम, जैसे 3-4 बजे हो गए सुबह के, तब बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि सुबह तो पता है कि सुबह ये फिल्ट्रेशन के लिए जाएंगे और मर जाएंगे, तो उसके हिसाब से ये बहुत ज्यादा कर लेता है। क्योंकि एक रीजन ये भी है, क्योंकि जो मस्कीटो हैं इनको पता है कि मस्कीटो ह्यूमन बींग्स को मोस्टली शाम के टाइम 3-4 बजे के टाइम, रात के 3-4 बजे के टाइम या इवनिंग्स के टाइम काटते हैं। प्रेफरेबल टाइम ऑफ बाइटिंग ऑफ मस्कीटो इज दिस। सो उस टाइम पे ये मोस्ट अपने आप को रेप्लिकेट करते हैं, ताकि इनके जो प्रोजनी है वो मस्कीटो ब्लड में से उठा ले और दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करे। इसीलिए इनका जो मेन टाइम है वो रात का होता है, इवनिंग्स का होता है। ठीक है, नाउ अब हम लोग अगर प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल को देखें, प्लाज्मोडियम की अगर मैं लाइफ साइकिल को देखूं, तो प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल को अगर मैं देख रही हूं तो बहुत ज्यादा डीप ना जाके, क्योंकि डीप आप लोग एआईपीएमटी में पढ़ोगे, इसकी अगर मैं लाइफ साइकिल को देखूं तो प्रोटोजोआ कैसे बनता है, प्रोटोजोन्स कैसे फॉर्म होते हैं। तो सबसे पहले एक मच्छर है। फॉर एग्जाम्पल मेरे हाथ में प्रोटोजोन्स हैं। ठीक है, मेरी बॉडी में प्रोटोजोन्स हैं एंड मुझे मस्कीटो ने बाइट किया। तो जो मस्कीटो ने बाइट किया, तो मस्कीटो ने जब मुझे बाइट किया तो उसके ब्लड के थ्रू, ब्लड में जितने भी आरबीसीज में जो मेरे अंदर प्रोटोजोन से इन्फेक्शन है, वो ब्लड मस्कीटो के नेक में एंड द इंटेस्टाइनल ट्यूब जो उनकी बॉडी में होती है उस पूरे में भर जाएंगी। जब वो भर जाएंगी तब इंटेस्टाइनल ट्यूब में वो जो मेच्योर हैं, मतलब वो जो इमेच्योर गैमेट्स हैं, वो फ्यूज होके फर्टिलाइज करेंगे। और जब वो फ्यूज होके फर्टिलाइज करेंगे तब वो अंदर जाके फ्यूज होंगे, फर्टिलाइज करेंगे और बहुत सारे गैमेट्स बनाएंगे। सॉरी, फ्यूज होकर फर्टिलाइज नहीं करेंगे, गैमेट्स बनाएंगे। दे प्रोड्यूस अ गैमेट्स। अब क्या होगा, गैमेट्स बनाने के बाद वही मस्कीटो आफ्टर सम टाइम उनके नेक के थ्रू सलाइवा में मिक्स होके और नेक के एब्डोमिनल रीजन में दे फॉर्म मेनी गैमेट्स एंड दीज गैमेट्स आर अगेन फिल्ड इन द नेक रीजन ऑफ द मस्कीटो। ठीक है, उनके ग्लैंड्स में, उनके थ्रोट ग्लैंड्स में, उनके मुंह में फिल हो जाते हैं। जब वो मस्कीटो दोबारा ह्यूमन बींग को काटेगा तो वो जितने भी गैमेट्स होंगे वो दोबारा ब्लड स्ट्रीम में ह्यूमन बींग्स की ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। अब क्या होता है, ये जैसे ही ब्लड स्ट्रीम में गए वैसे ही ये जितने भी गैमेट्स हैं, ठीक है, वो सारे गैमेट्स लिवर में पहुंच गए। ठीक है, मोस्टली ये टाइम ऑफ द शुरू में ब्लड में नहीं रहते, ब्लड में रेप्लिकेट वगैरह कुछ नहीं करते, ये सबसे पहले लिवर में जाते हैं। ठीक है, तो जैसे ही मैच्योर इन्फेक्टिव स्टेज जो मस्कीटो से आई, जिनको स्पोरोजोइड्स बोल दिया गया, ठीक है, जिनको नहीं मैच्योर इफेक्टिव स्टेज नहीं बोला गया, इनको बोला गया सबसे पहले मस्कीटो बाइट या मस्कीटो ने बाइट किया। पूरा साइकिल है, मस्कीटो बाइट, मस्कीटो ने बाइट किया,
then sporozoites reach liver. Sporozoites रेप्लिकेट हुए लिवर में एसेक्चुअली। लिवर में क्यों हुए? खाना ज्यादा प्रेजेंट होता है लिवर के सेल्स में। उन्होंने पहले लिवर का जो न्यूक्लियस था उसको डिस्ट्रॉय किया। थोड़ा सा एक्स्ट्रा बता देती हूं कि जो लिवर का न्यूक्लियस था, ठीक है, लिवर का जितना भी न्यूक्लियस था उसको डिस्ट्रॉय किया, ठीक है, अपना और उनका न्यूक्लियस मिक्स कर लिया। जैसे ही अपना और उनको एक स्पेसिफिक मीडियम मिल गया लिवर में सरवाइव करने के लिए, जैसे ही उन्होंने लिवर में ग्रो करना स्टार्ट किया, मेरी बात समझ में आ रही है, जैसे ही उन्होंने लिवर में ग्रो करना स्टार्ट किया, दे एसेक्चुअली फॉर्म मेनी स्पोर्स, ठीक है, उन्होंने लिवर सेल्स के साथ अपने बहुत ज्यादा स्पोर्स बना लिए और यू कैन से अपने बहुत ज्यादा इन्फेक्टेड सेल्स बना लिए, ठीक है। नाउ ये जो लिवर में बैठे हुए उनके छोटे छोटे थे जिनको बोल दिया गया मीरोजोइट्स। लिवर के सेल में ये सारे बहुत सारे प्रेजेंट थे। अब लिवर का आउटर मेम्ब्रेन बर्स्ट हुआ एंड ये ब्लड स्ट्रीम में फ्लो करने लगे। दे आर ड्रेन्ड इनटू ब्लड स्ट्रीम। अब जैसे ही ये ब्लड स्ट्रीम में गए मीरोजोइट्स, वैसे ही इन्होंने आरबीसी में एंटर कर दिया। आरबीसी में बेसिकली इट इज लैक ऑफ आरबीसी इज लैक ऑफ न्यूक्लियस। जैसे ही ये आरबीसी में गए, पैरासाइट्स एंटर्स इन आरबीसी, reproduce asexually in red cells ठीक है। जैसे ही आरबीसी में गए, यहां पे इन्होंने रिप्रोडक्शन शुरू कर दी और आरबीसी के पैकेट में अब ये फिल हो गए। अब बर्स्ट हुए फिर बाद में और ब्लड स्ट्रीम में दोबारा चले गए। जैसे ही ये ब्लड स्ट्रीम में गए, फीवर स्टार्ट हो गया। बॉडी में हाई अलर्ट मच गया कि ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये क्या आ गया, ये क्या आ गया। तो ये क्या आ गया, क्या, जैसे ही ये हुआ वैसे ही। अब क्या हुआ, जैसे ही ये मेल एंड मेल गैमेट्स हुए, जैसे ही ये मेल एंड फीमेल गैमेट ब्लड स्ट्रीम में फ्लो करने लगे, जितने ज्यादा से ये फ्लो करने लगे, ब्लड स्ट्रीम में फ्लो करने लगे, दो टाइप के, ठीक है। अब ये सेक्सुअल स्टेजेस हैं इनकी, जो ये गैमेट्स हैं, सेक्सुअल गैमेट्स। ये गैमेट्स मस्कीटो ने ब्लड स्ट्रीम से अगेन उठाए, लिए या बाइट किया फिर से, और उसने ब्लड स्ट्रीम को लिया। और जो मस्कीटो के दो गैमेट्स थे, एक गैमेट था मेल जो उसने ब्लड स्ट्रीम से ऑब्वियसली उठाए थे, एक गैमेट था फीमेल, उसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ मस्कीटो के अंदर। मस्कीटो के इंटेस्टाइनल ट्यूब के या माउथ में गैमेट्स फ्यूज हुए, और फ्यूज होने के बाद जो जाइगोट था वो स्पोरोजाइट की इन्फेक्टिव स्टेज तक पहुंचने में मस्कीटो के बेड ऑफ इंटेस्टाइनल लेयर में रहा
और जब उसकी स्पोरोजोइट वाली फॉर्म आ गई देन अगेन वो ह्यूमन बींग्स के अंदर चला गया। तो मैं इसको इन शॉर्ट ये कह सकती हूं कि सेक्सुअल स्टेज लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम में मैं ये कह सकती हूं कि इसकी सेक्सुअल स्टेज इनसाइड मस्कीटो है और एसेक्सुअल स्टेज इसकी ह्यूमन बींग्स है। 5 मार्क्स में क्वेश्चन आएगा अगर प्लाज्मोडियम पे आया विद डायग्राम एनसीईआरटी में जो बना है वैसा का वैसा बना के ये सारी एक्सप्लेन करना है। कॉजिटिव ऑर्गेनिज्म लिखेंगे लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम में, कॉजिटिव ऑर्गेनिजम्स के बाद उसका इंक्यूबेशन पीरियड लिखेंगे, फिर उसका ये सेक्सुअल स्टेज है कि वो दो ऑर्गेनिजम्स में अपनी लाइफ साइकिल पूरी करता है, एक अपने मस्कीटो एक ह्यूमन बींग्स के अंदर सारे फेजेस दिखा के डेवलप करेंगे, फिर उसके अंदर आपका सेक्सुअल स्टेज जो मस्कीटो के अंदर होता है वो डेवलप करेंगे। दैट मीन्स कि जो प्लाज्मोडियम है दैट इज अ पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म इज लाइक योर प्रोटोजोआ। तो ये जो प्रोटोजोआ है ये 2 फेज में या 2 लिविंग बींग्स के अपने अपने सेक्सुअल स्टेजेस पूरे करता है। एक तो हो गया ह्यूमन बींग और एक हो गया आपका मस्कीटो। दैट्स हाउ द मलेरिया इज स्प्रेड। ठीक है, दूसरा एक बार फिर से अगर ब्रश अप करना चाहते हैं तो फिर से देख लीजिए कि फर्स्ट ऑफ ऑल मस्कीटो के अंदर स्पोरोजोइड्स थे, इन्फेक्टिव सेल्स थे जो एंटर हुए बॉडी में बाइट ऑफ मस्कीटो के थ्रू, बॉडी एंटर हुए बॉडी में, रीचेस लीवर, एसेक्सुअली रेप्लिकेट किया, एसेक्सुअली रेप्लिकेट किया इनसाइड लिवर सेल्स और मीरोजोइड्स बनाए, मीरोजोइड्स बन गए, लिवर सेल्स बर्स्ट हुए और बर्स्ट एंटर्स ब्लड स्ट्रीम में एंटर होके एंटर्स आरबीसी, अगेन सेक्सुअली रेप्लिकेट हुए, रेप्लिकेशन के एसेक्सुअली रेप्लिकेट हुए, फिर इन लोगों ने गेमेट्स बना दिए ट्रोफोजोइड्स। अब ये जो ट्रोफोजोइड्स थे ये ब्लड स्ट्रीम से फिर से मस्कीटो ने लिए। अब मस्कीटो ने इंटेस्टाइनल बेड में, इंटेस्टाइनल wall bed, they fused and gametes and formed zygote. Zygote salival region तक आया, again जाके infective stage में आ गया। That's how Plasmodium completes its life cycle with the 2 organisms, that is a mosquito where there is a sexual
reproduction, where there is a sexual cycle. And if I've talked about where there's a sexual cycle, अगर मैं बाद की बोलूंगी, asexual की बोलूंगी, तो asexual में मेरा आ जाता है human beings. So that's how Plasmodium, that is Plasmodium malaria virus, a malaria protozoan, completes its life cycle in the two with the help of two causative organisms, with the help of human beings and with the help of asexual. 5 marks का क्वेश्चन हर साल तो नहीं बट पूछते हैं, मोस्टली पूछते हैं. अगर इन्हीं में से पूछा गया तो 5 मार्क्स का क्वेश्चन ही बनता है, इससे कम का नहीं बनेगा. और अगर 3 मार्क्स का बना तो 3 में 3 क्वेश्चन दे देंगे और तुम लोगों को से यही पूछ लेंगे कि क्या, कहाँ, मतलब लोकेशंस पूछ लेंगे कि स्पोरोजोइड्स कहाँ बने, मीरोजोइड्स कहाँ बने, ट्रोपोजोइड्स कहाँ बने, उनका फंक्शंस क्या है, एसेक्सुअली कब हुआ, सेक्सुअली कब हुआ, कौन सी कहाँ लोकेशन में. So we have completed the Plasmodium life cycle till now, and in the next in the next session we're going to complete with we're going to further take on diseases which are caused by other causative organisms. So till now we have completed. Let's keep revising. All the best. Best of luck.